हेमोफीलिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ब्लड क्लॉट करने की क्षमता सीवियरली रिड्यूस हो जाती है और हेमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति स्लाइट इंजरी में भी प्रोफ्यूसली ब्लीड करने लगता है। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के अवसर पर, जो कि अप्रैल के महीने में ही ऑब्जर्व किया जाता है, मेडी सर्कल एमिनेंट हेमेटोलॉजिस्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है ताकि लोगों में इस रेयर मेडिकल कंडीशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ डॉक्टर शिशिर सेठ मौजूद हैं। डॉक्टर शिशिर सेठ as a consultant hematologist, hemato-oncologist and blood and marrow transplant physician, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली से एसोसिएटेड है। वेलकम डॉक्टर सेठ टू मेडी सर्कल। धन्यवाद अमृता। So this is my pleasure to discuss about hemophilia. To begin with, डॉक्टर सेठ, हेमोफीलिया के कारण क्या है? हीमोफीलिया एक जन्मजात बीमारी है, जो एक जेनेटिक डिजीज कह सकते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। एंड जनरली इस बीमारी में पैटर्नल साइड जो है मेल अफेक्टेड होते हैं, फीमेल दे आर कैरियर। एंड जो ये बीमारी ट्रांसफर होती है दैट इज मींस जनरली ट्रांसफर्ड बाय मैटरनल साइड। ओके। ये जो जनरली मदर कैरियर होती है उससे जो है कि बेटे में ये बीमारी आती है। अच्छा। बहुत ही थोड़े से लोग होते हैं जिसमें ये जेनेटिक चेंज है वो अपने आप डेवलप होता है बिना किसी फैमिली हिस्ट्री के और जेनेटिक ट्रांसमिशन के। अच्छा। तो जो है कि जो फैक्टर 8 या फैक्टर 9 है ना, उसकी जो जीन्स होती हैं उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण ये फैक्टर्स का प्रोडक्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो है कि प्रॉब्लम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ओके। और साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या है? कैसे पता चलता है कि हाँ हेमोफीलिया ही है? हीमोफीलिया जैसे कि इस बीमारी का मुख्य लक्षण है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉट बनाने वाले फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी होती है जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। अब ये हीमोफीलिया का मुख्य लक्षण है कि शरीर से बहुत ज्यादा खून का रिसाव होना, और ये बीमारी की सीवियरिटी जो है उसके हिसाब से इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हीमोफीलिया बोलते हैं। ओके। जो सीवियर हीमोफीलिया होता है उसके लक्षण जनरली अर्ली चाइल्डहुड में ही जो है कि मैनिफेस्ट होने लगते हैं, कि स्पेशली जब चाइल्ड क्राउल करना शुरू करता है तब उसके घुटनों में सूजन आ जाना, या कहीं भी हल्का सा जो है कि चोट लगने पे उस जगह से ब्लीडिंग हो जाना, या कभी कभी नाक से ब्लीडिंग या गम से ब्लीडिंग, या कभी कभी जो है कि जो है पेट में जो है आंतों के रास्ते ब्लीडिंग होना जिससे कि काले कलर की लैट्रिन होना। अच्छा। ये जो है इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। अच्छा। जो सीवियर बीमारी होती है उसमें ये अर्ली चाइल्डहुड में ही मैनिफेस्ट हो सकते हैं। जो मॉडरेट और माइल्ड बीमारी होती है उसमें हो सकता है कि जो
इस तरीके की बीमारी हो लेकिन उसके लक्षण ना महसूस हों, क्योंकि वो फैक्टर नॉर्मली इतना पर्याप्त होता है कि अपने आप ब्लीडिंग नहीं होती है। हाँ, कोई चोट लग जाए, वो चोट से जो है अनावश्यक रूप से ब्लीडिंग होती रहती है, वो आसानी से रुकती नहीं है। नॉर्मली किसी आदमी को चोट लगती है तो वो ब्लीडिंग जो है 1-2 मिनट में बंद हो जाती है, लेकिन हीमोफीलिया पेशेंट के कहीं चोट लगती है तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है फॉर आवर्स। दांत से मान लीजिए डेंटल एक्सट्रैक्शन कराया या टूथ फॉल हुए तो जो है कि वो ब्लीडिंग एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में कंटिन्यू रहती है। अच्छा। जो सीवियर होते हैं उसमें इवन जो है कि बिना किसी सिग्निफिकेंट चोट लगे हुए ही शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। ये स्वेलिंग मुख्य रूप से वेरियस ज्वाइंट, जैसे नी ज्वाइंट हुआ, कभी कभी एल्बो, एंकल, रिस्ट ज्वाइंट हुआ, या कभी जो है हल्की चोट लग जाने पे दांत से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, ये सीवियर फॉर्म में। सीवियर फॉर्म जिसमें कि ये फैक्टर्स का लेवल लेस देन 1% होता है। जो मॉडरेट फॉर्म होता है उसमें फैक्टर का लेवल 1 to 5% होता है, और जब 5% से ज्यादा होता है तो वो माइल्ड फॉर्म ऑफ हीमोफीलिया कहलाता है। ओके। कॉमनली हीमोफीलिया, दो हीमोफीलिया बहुत कॉमन है। हीमोफीलिया ए जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, हीमोफीलिया बी जिसमें फैक्टर 9 की कमी होती है। एक तीसरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सी कहलाता है, जिसमें फैक्टर 11 की कमी होती है। वो एक काफी रेयर बीमारी है। ओके। और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है हीमोफीलिया का? जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को कोई अनयूजुअल ब्लीडिंग टेंडेंसी है, कि उसकी जो है कि ब्लीडिंग जो है वो एक अनुचित मात्रा में हो रही है, तो उस समय जो है कि हम फिर डॉक्टर्स को दिखा के कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। तो जो कॉमन ब्लड टेस्ट इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि जो खून के शरीर में क्लॉट जमाने की जो मैकेनिज्म होती है उसमें दो चीजें मुख्य रूप से काम करती हैं। एक तो प्लेटलेट, और दूसरा जो है कि जो शरीर के प्लाज्मा में तमाम सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो। अच्छा। तो जब हम किसी भी पेशेंट्स में अनयूजुअल ब्लीडिंग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जनरली उसका कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको सीवीसीवी बोलते हैं, वो करते हैं। और दूसरा जो है कि टेस्ट जिसको बोलते हैं पीटी एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सो ये टेस्ट करते हैं। सो इन हीमोफीलिया के केसेस में जो एपीटीटी होता है वो सामान्य से काफी बड़ा होता है। नॉर्मली जो है एपीटीटी डिफरेंट लैब में अराउंड 28 to 35 की रेंज होती है। ये हीमोफीलिया किस सीवियरिटी का हीमोफीलिया है उसके हिसाब से ये हीमोफीलिया जो एपीटीटी का टेस्ट है ये बढ़ा हुआ पाया जाता है। अच्छा। जब ये हीमोफीलिया, जब हम एपीटीटी का टेस्ट बढ़ा हुआ पाते हैं तो फिर हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये एपीटीटी बढ़ा हुआ है, किस फैक्टर की कमी है। तो हम फिर नेक्स्ट टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं फैक्टर असे, जिसमें हम बॉडी में फैक्टर की मात्रा क्या है उसको हम जानते हैं। लाइक फैक्टर 8 असे करते हैं, फैक्टर 9 असे करते हैं। और जब ये फैक्टर्स मान लीजिए नॉर्मल होते हैं तो दूसरे अदर फैक्टर्स हम जो है कि मालूम करने की कोशिश करते हैं उसकी क्या मात्रा है शरीर में। अच्छा। और आप सिवियरिटी की बात कर रहे हैं, हीमोफीलिया के सिवियरिटी की, कि डिफरेंट स्टेजेस रहता है उसका, डिफरेंट कैटेगरीज रहता है, एक माइल्ड रहता है, मॉडरेट रहता है, सिवियर रहता है। तो जो सिवियर रहता है वो कितना सिवियर हो सकता है, मतलब क्या परेशानी हो सकती है पेशेंट को उसमें? देखिए जनरली ये जो है कि जो बीमारी की सीवियरिटी है ये
उसके शरीर की एक स्ट्रक्चर होती है, वो जन्म के समय ही डिसाइड हो जाती है कि अगर किसी को सीवियर बीमारी है तो वो जन्म से ही सीवियर बीमारी होगी, माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी है तो वो जन्म से ही माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी होगी। माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी में हो सकता है कि शरीर में ये बीमारी रहे लेकिन जो है कि किसी तरीके से ये मालूम ना चले, या फिर तो कोई चोट लगे जिसमें अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही हो, या पेशेंट किसी सर्जरी के लिए जा रहा हो, उस समय कई बार सर्जरी से पहले टेस्टिंग करते हैं, उसमें एपीटीटी का टेस्ट बढ़ा हुआ हो, या किसी कारण से कोई सर्जरी या डेंटल एक्सट्रैक्शन हुआ हो और उसमें अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो रहा हो। ये माइल्ड और मॉडरेट हीमोफीलिया में ये काफी कॉमन है। सीवियर हीमोफीलिया जनरली अर्ली चाइल्डहुड में ही मैनिफेस्ट होने लगते हैं कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो है इसमें हो सकता है कि जो जोड़ों में सूजन आना, क्योंकि जोड़ों के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और बार बार ब्लीडिंग होने से जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आ जाना, और जब बच्चे जो है कि क्राउल करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि वो जोड़ों में सूजन के कारण, क्योंकि क्राउल करने से घुटनों में जो है कि जोर लगता है, उससे ब्लीडिंग होती है, उससे सूजन आ जाती है और धीरे धीरे उनके जॉइंट खराब होने लगते हैं। इसके अलावा और दूसरे तरीके की ब्लीडिंग जैसे नोज ब्लीडिंग होना, दांतों से ब्लीडिंग होना, और कई बार कुछ चोट लग जाए तो वहां पे नील पड़ जाना, या जो है कि कहीं हल्की सी चोट लगने पे, कट होने पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ये इसके लक्षण होते हैं। तो क्योर इसका कुछ है, हीमोफीलिया का क्योर, या फिर ये मैनेजेबल कंडीशन है, क्योर उस तरह का नहीं है? देखिए अभी तक जो है कि हीमोफीलिया का कोई क्योर नहीं है, है ना। ये हीमोफीलिया जनरली हम फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू मैनेज करते हैं कि अब फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी दो तरीके की हो सकती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं ऑन डिमांड थेरेपी। ऑन डिमांड थेरेपी का मतलब पेशेंट को जब ब्लीडिंग हो रही हो तब वो फैक्टर को रिप्लेस किया जाए, या पेशेंट कोई सर्जरी के लिए जा रहा हो उस समय फैक्टर को रिप्लेस किया जाए। अच्छा। दूसरी तरीके की रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी, जिसमें कि ब्लीडिंग ना हो उसको रोकने के लिए फैक्टर को जो है रेगुलर अंतराल पे बार बार देना पड़ता है। अच्छा। लेकिन जैसा कि मालूम हो ये फैक्टर काफी कॉस्टली होता है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी की के वेरी ह्यूज कॉस्ट। सेकंड के फैक्टर जो है वो शरीर का एक नेचुरल पार्ट नहीं होता है, वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो कई बार जब इसको हम बार बार इंजेक्ट करते हैं तो शरीर जो है ये इस तरीके के फैक्टर के लिए एंटीबॉडी बना लेते हैं। तो फिर जो है कुछ लोगों में वो फैक्टर इफेक्टिव नहीं होता है। सो दैट इज द मेन ड्रॉबैक। और थर्ड थिंग कि ये फैक्टर जो है वो इंट्रावीनस दिए जाते हैं, वेन के अंदर, नस के अंदर दिए जाते हैं। सो गेटिंग एक्सेस इन द चाइल्ड दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बार बार हम उसको प्रिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी में ये फैक्टर जो है हफ्ते में 2 या 3 बार दिए जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जनरली जो है कि प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। मोस्ट ऑफ टाइम जो हम इस तरीके के पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो ऑन डिमांड थेरेपी की तरह ट्रीट करते हैं कि जब भी कोई ब्लीडिंग होती है उस समय जो है कि हम उनको फैक्टर रिप्लेसमेंट करना, और उसके साथ साथ कुछ एडजुवेंट जैसे कि मान लीजिए ब्लीडिंग जहाँ से हो रही है वहाँ बर्फ से सिकाई करके ताकि जो है खून की नलियां हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाएं तो ब्लीडिंग कम हो जाती है। जॉइंट में अगर ब्लीडिंग है तो जॉइंट को रेस्ट देते हैं ताकि जो है कि उससे ब्लीडिंग थोड़ी सी कंट्रोल हो, और पेन मेडिसिन देना और कुछ और मेडिसिन जैसे ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो कि ब्लीडिंग की मात्रा को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, ये उसका उपचार है। अच्छा। इसके जो है कि तमाम सारी रिसर्च हो रही हैं कि इस डिजीज को
किसी तरीके से क्या क्योर किया जा सकता है। उसके लिए जीन थेरेपी जो लास्ट 30-35 ईयर से ट्राई हो रही है, लेकिन अभी तक उसके कोई इफेक्टिव फॉर्म नहीं आए हैं। तो अच्छा। अभी फिलहाल जो है कि इस तरीके की डिजीज को डील करने के लिए हमारे पास जो है वो केवल फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी है। कई बार कुछ दूर दराज के इलाकों में इवन फैक्टर भी नहीं अवेलेबल होता है, तो जो है कि वहां पे जो है कि प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट ये यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। पहले फैक्टर्स ये रेफ्रिजरेशन में रखना जरूरी होता था, अभी कुछ नए जनरेशन के फैक्टर जनरेट हुए हैं जिनके जो है कि कोल्ड चेन में रखना जरूरी नहीं होता है, दे कैन बी पुटेड इन सेल। तो जो है कि इस तरीके के फैक्टर जो है इवन दूर दराज के इलाकों में जिस पेशेंट को मालूम है कि उसको ये बीमारी है, वो अपने पास रख सकते हैं, है ना। और अच्छा। जब भी कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो वो जो है कि ये फैक्टर्स को अपने शरीर में इंजेक्ट करा सकते हैं। अच्छा, तो इसके मैनेज करने के उपचार जो है वो है, लेकिन जो पूरी तरह से क्यूरेटिव मेजर जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले समय में मे बी थोड़ा और। हाँ, इसके लिए काफी समय से जीन थेरेपी यूज हो रही है, लेकिन अच्छा। वो अभी तक इफेक्टिव नहीं है और अभी वो क्लिनिकल यूज में नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, जैसे हमने बहुत सारी इनक्योरेबल बीमारियों को क्योरेबल और कंट्रोलेबल बनाया है, हो हाँ। सकता है इस बीमारी के लिए भी जो है हमारी रिसर्च कारगर हो। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर सेठ, आपने एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर के बारे में बताया, क्योंकि हेमोफीलिया हमारे कंट्री में थोड़ा रेयर है, जैसा कि रिसर्च से पाया गया है कि और दूसरे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री में रेयर है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक सीवियर फॉर्म ऑफ हीमोफीलिया है, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके। तो उसके पेशेंट जो हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होने के कारण वो दिखाई दे जाता है। लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट हीमोफीलिया हैं वो कई बार मिस हो जाते हैं, क्योंकि उनको अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई चोट नहीं, मेजर चोट नहीं लगी है या मेजर सर्जरी नहीं हुई है, तो वो मिस हो जाते हैं। और कई बार जो है इवन थोड़ी बहुत चोट लगी और थोड़ा खून ज्यादा भी बहा तो वो कई बार इग्नोर भी हो जाता है, क्योंकि समटाइम द डायग्नोस्टिक फैसिलिटी दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ओके, तो थैंक यू डॉक्टर सेठ, आपने हीमोफीलिया के बारे में बताया, क्योंकि लोगों में अभी भी थोड़ी जानकारी इसके बारे में कम है, और सब डिजीजेस के मुकाबले लोग हेमोफीलिया के बारे में एज जनरल पब्लिक थोड़ा कम जानते हैं। और आपके जो एक्सपर्ट जो भी व्यूज थे इस सब्जेक्ट पे, मुझे लगता है कि जागरूकता फैलाने में जरूर मदद करेगा हमारे जो व्यूअर्स हैं इस प्रोग्राम के, उनको।